नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट जैकपॉट सीरीज ऑन सितंबर 2020 मास कम्युनिकेशन पेपर, जहां हम यूनिट वाइज क्वेश्चन के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइज, आज का टॉपिक समझने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करने से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये है, इन एडवर्टाइजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स इज जज ऑन 2 डायमेंशन। गाइज ये यूनिट नंबर 4 जो है हमारा, ये 4 है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उससे क्वेश्चन है। तो अब ये लिख रहा है कि इन एडवर्टाइजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स इज जज ऑन 2 डायमेंशन। वो कौन कौन से डायमेंशन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइज, वो कॉग्निटिव डायमेंशन और अफेक्टिव डायमेंशन है। वो इस वजह से कि आपने देखा होगा ऑपरेशनल मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट जब आप पढ़ोगे तो इसमें एक कॉग्निटिव डायमेंशन, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा वाला जो डायमेंशन है वो है कॉग्निटिव मेनली। तो ये अब ये है क्या, इसमें हम देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता किसी सोर्स का, जहाँ से एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया जा रहा है, जहाँ से एडवर्टीजमेंट ओरिजिनेट हो रहा है, उस सोर्स की विश्वसनीयता को हम किस 2 डायमेंशन पे जज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 मैंने अभी बताया, जिसमें से 2 ये फिट बैठते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे साथ साथ बता देना चाहता हूँ गाइज, कि रेटरिक ऑफ ये ट्रायंगल ऑफ रेटरिक के बारे में आपने जाना होगा। अरिस्टोटल ने इसको दिया था, अरिस्टो ने, कि किस तरीके से कोई भी परसुएसिव मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए इथोस, पैथोस और लोगोस का होना ज़रूरी है। तो इथोस, पैथोस, लोगोस का मतलब लॉजिकल होना चाहिए, एक इथिकल होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति वो बात कहे जिसकी कि खुद का वर्ड्स और एक्शन, यानी जो कहता है वो करता भी है। तो वैसे पर्सन की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ज़्यादा रहेगा, या फिर वैसे ऑर्गेनाइजेशन की विश्वसनीयता ज़्यादा रहेगा। जैसे आपके सामने मैं 2 कंपनियों का एग्जांपल लेता हूँ। एक एडवर्टाइजिंग मैसेज आता है अनिल अंबानी की कंपनी की तरफ से, और दूसरा एडवर्टीजमेंट आता है टाटा की तरफ से। आप खुद जज कर सकते हैं कि किसकी विश्वसनीयता ज़्यादा रहेगी। तो ये 2 डायमेंशन है गाइज, कॉग्निटिव डायमेंशन और अफेक्टिव डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी एंड डी। क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग इज स्पेसिफिक टू। अब परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग किसके लिए स्पेसिफिक है? आप यूँ कहें कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग है। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बड़ा ही सिंपल एक तरीका ऑड इन आउट भी इसमें कर सकते हैं, कि जैसे ये प्रिंट मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया है, रेडियो मीडिया है, या फिर टेलीविज़न मीडिया, इसमें हम परफॉर्मेंस बेस्ड क्यों? जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं, आप वीडियो अच्छा लगता है, आप उसको लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो इस तरीके से एक न्यू मीडिया है, इंटरेक्टिव मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे जो एडवर्टाइज़र देखता है कि हाँ भाई इस वीडियो पे कितना ज़्यादा लाइक आया है, कितना ज़्यादा इस पे कमेंट और कैसे कमेंट कर रहे हैं लोग, तो उसको देख के फिर वो, क्योंकि उस कंटेंट का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो इस बेस पे उस पर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलता है, और इसी तरीके से उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजमेंट उसको बोलते हैं। इसका दूसरा भी नाम है कि पे फॉर परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब PPA। PPA एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है जहाँ पे परचेजर पे करता है ओनली व्हेन देयर आर मेजरेबल रिजल्ट। अब बिल्कुल मेजरेबल और ट्रांसपेरेंट हो, आसानी से जो एडवर्टाइज़र है उसको समझ पाए। तो ये जाहिर सी बात है, कोई ब्लॉग है या फिर कोई वेबसाइट है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, या फिर
कोई जैसे आप देख रहे हैं यूट्यूब का मैंने एग्जांपल लिया, फेसबुक पेजेज हो सकते हैं जिसकी ज़्यादा रीच हो, उस फेसबुक पेजेज पे या उस यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा बेहतर ढंग से और ज़्यादा ऑडियंस आती है, इसीलिए परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग है। फिर हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इसका आंसर था, आंसर नंबर 2। ठीक है गाइज, आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है गाइज मैंने क्या किया है, सारे जो क्वेश्चन आए हैं यूनिट 4 से उसको मैंने एक ही जगह क्लब कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, और आपको ये मदद करेगा और इसी वे में आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो ये एक कैंडिडेट का पेपर है वो उन्होंने दिया है मेरे को, तो उनके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 10 था कि ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तौर पे व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मस्ट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव गाइज यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन दिया है टू रिमूव द कंपटीशन फ्रॉम ब्रांड, कम्पिटिटिव ब्रांड फ्रॉम द मार्केट। दूसरा है टू सेल अ प्रोडक्ट सर्विसेज और आइडिया। तीसरा है टू परसुएड पीपल टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट, या फिर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ऑनर्स ऑफ द। ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं जी। अब ट्रेडिशनल का मतलब है कि पारंपरिक वे में मेनली एक एडवर्टाइजर या मार्केटियर का क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा या रहता है, उसका मेन काम है भाई कि भाई उसका सेलिंग बढ़े और उसके पास पैसा आए, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखता है वो। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम करने के बारे में सोचता है। प्रॉफिट मैक्सिमम कहेगा कैसे होगा, तो वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं यानी प्रोडक्ट की सेल हो। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी गाइज अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका जो सॉल्यूशन है मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द क्रिएटिव स्ट्रेटेजी एंड मीडिया स्ट्रेटेजी। अब जी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी और मीडिया स्ट्रेटेजी एक एडवर्टाइजिंग में इसका क्या काम है। तो जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी हम वहाँ करते हैं ताकि मीडिया जो टारगेट ऑडियंस है हमारा वो आसानी से या तो ह्यूमरस वे में या एक इमोशनल अपील के थ्रू हम उसको अपनी बात एकदम तुरंत बता दें और लॉन्ग टाइम तक उसके दिमाग में वो बात बैठी रहे। यानी हम अपने ब्रांड के बारे में फेवरेबल ओपिनियन जनरेट करने के लिए एक क्रिएटिव स्ट्रेटजी और मीडिया स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। अभी क्रिएटिव स्ट्रेटजी में मैंने अभी आपको बताया कि आपने सैमसंग का ऐड देखा होगा या फिर कैडबरी का ऐड देखा होगा। इन सारे एडवर्टीजमेंट में टारगेट ऑडियंस को उनका सेगमेंटेशन सबसे पहले किया जाता है, और सेगमेंटेशन की भाई टारगेट ऑडियंस जो है मेरा उसका डेमोग्राफिकली या फिर साइकोग्राफिकली या बिहेवियरिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, मीडिया बाइंग की जाती है कि कितने समय तक या फिर कितने एरिया में, यानी हम बात कर रहे हैं टाइम की और स्पेस की। स्पेस कहाँ इम्पोर्टेंट है, खासकर प्रिंट मीडिया में, और टाइम इम्पोर्टेंट है ब्रॉडकास्ट मीडिया में जैसे कि टेलीविज़न या फिर रेडियो। तो कितने समय तक हम दिखाएंगे, मीडिया स्ट्रेटजी में ये होगा। फिर और उसके बाद से क्रिएटिव स्ट्रेटजी में किस अपील के साथ हम अपने एडवर्टीजमेंट को शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है गाइज टारगेट ऑडियंस, क्योंकि टारगेट ऑडियंस के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। किस तरीके से टारगेट ऑडियंस को हम पर्सनलाइजेशन वे में एक एडवर्टीजमेंट दिखा सकें, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको हम कैटर कर सकें, और किस कॉन्टेक्स्ट में हम उस एडवर्टीजमेंट को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि एडवर्टाइजर के लिए। तो ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो उस कैंडिडेट के पेपर में था। लिखा है वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, जब एक प्रोडक्ट का चुनाव करता है कंज्यूमर, वो मेनली किसके लिए ज़्यादा झुकाव उसका रहता है।
किसके प्रति वो ज़्यादा उन्मुख रहता है, तो वो कौन सा है? जाहिर सी बात है वो है हमारा हैबिट। एक बार जब हैबिट बन जाएगा तो आप कहीं भी चले जाओ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट आप अपने घर के पास इस्तेमाल करते हो या मतलब बहुत दिनों से इस्तेमाल, दूसरे शहर में जाते हो तो वही प्रोडक्ट ढूंढते हो, भैया जाते हो दुकानदार के यहाँ, बोलते हो भैया मेरे को आप एक टूथपेस्ट देना, वो बोलता है कौन टूथपेस्ट भैया, आप बोलते हो मेरे को तो यही ज़्यादा पसंद है, या फिर आप कोई दूसरी भी प्रोडक्ट ले सकते हो। तो आप हैबिचुअल हो जाते हो, इस जब आदमी हैबिचुअल हो जाता है तो फिर वो इजीली चेंज नहीं करता। और ये गाइस डायरेक्टली आया कहाँ से है क्वेश्चन, ये आया है एक ये एंड्रू एनवॉग मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन है 1997 में जो दिया था, ATRN कम्युनिकेशन मॉडल बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसमें उन्होंने 4 जो स्टेप्स बताए हैं, एक अवेयरनेस, दूसरा ट्रायल, तीसरा रीइंफोर्समेंट, चौथा नजिंग। इसमें वो बताते हैं कि जब एक बार व्यक्ति कोई पर्टिकुलर पहले अवेयर हो जाता है, ट्रायल करके देख लेता है, उसको यानी बढ़ावा मिल जाता है कि हाँ मेरे लिए प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, मेरे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर उस प्रोडक्ट को वो परचेज करता है, यानी एक्शन ले लेता है और काफ़ी हद तक वो उसी पे टिका रहता है, यानी हैबिट बन जाती है, तो वो चेंज नहीं होता। ये बात एंड्रू एनबॉग ने बोला था। गाइज इस कमेंट करके बताएंगे अगर इनके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो मैं इनके कम्युनिकेशन मॉडल, एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन मॉडल को ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें लिखा है क्रिएटिंग अ परसीव्ड डिफरेंस इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांड और एक उसके कंपटीटर ब्रांड के। तो इन कंपटीटर ब्रांड या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसको किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है? क्या वो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू, प्रोडक्ट प्लेसमेंट के थ्रू, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन? तो गाइज यहीं पे इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि मेरा प्रोडक्ट, यानी सपोज करिए आप एडवर्टाइजर हो, आप खुद प्रोड्यूस करते हो कोई प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किसी कंपटीटर के प्रोडक्ट से किस तरीके से बेहतर है और वो किस बेस पे बेहतर है, तो आप डिफरेंशिएट करके बताओगे, आपकी अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी बताओगे, तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। जैसे आपने देखा होगा फॉग का एडवर्टीजमेंट है ना, या फिर दूसरे भी एडवर्टीजमेंट, कि उसमें बताते हैं कि इस मतलब एक गैस सिलेंडर नहीं है, इसमें डिओड्रेंट ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो जो बेसिस होगा डिफरेंशिएशन का, वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेफ्टी बेसिस हो सकता है, या फिर जो ज़्यादा दिन तक चले ये बेसिस हो सकता है कि किस तरीके से आपका जो कंपटीटर का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, आपका ज़्यादा चलता है। क्वालिटी हो सकता है, आप क्वालिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सर्विस के बेसिस पे, या फिर स्टेटस या ब्यूटी या स्टाइल के बेसिस पे, अनेक और भी बेसिस हो सकते हैं जिसके ग्राउंड पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का। तो ये देख रहे हैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल, स्मूथ एंड मिल्की। ठीक है, अब ये आपको देखते ही, विजुअल देखते ही पानी आ जाए मुंह में तो माफ़ करिएगा मुझे। आगे हम बढ़ रहे हैं, लिखा है व्हेन इट इज सेड दैट एन एडवर्टाइजमेंट हैज़ वर्कड। ठीक है, जब ये कहा जाए कि एडवर्टाइजमेंट ने अपना काम तो कर दिया है भाई, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी हमने एक गोल डिसाइड किए थे ना, जो भी हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, उसी ऑब्जेक्टिव के अनुसार स्पेसिफिक रिजल्ट भी हमारे पास आ गया है। इसी को तो बोलते हैं कि हाँ भाई काम कर गया, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर गाइज ये है आंसर नंबर 3। अब ये क्यों नहीं व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड, या फिर व्हेन इट सोल्ड का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई हम अपना काम ही कर गया, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हाँ कम दाम पे भी आपने सेल किया हो। व्हेन द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप किसी भी तरीके से प्रॉफिट बना लें, है ना, आपको कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करते हुए बनाना है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपका लॉयल कस्टमर बना रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा, आंसर नंबर 3 था। फिर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द सेल्स एंगल, यानी सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने के बाद
अ गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट और एक प्रभावी एडवर्टीजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पहले आप करें, क्या वो डिसरिगार्ड करे करेक्टनेस को, नहीं ये तो नेगेटिव पॉइंट है। क्या वो डिसअफेक्शन प्रोड्यूस करे, ना जी ना, है ना। क्या वो पूर्वाग्रह किसी कंपटीटर के अगेंस्ट में करे, ये तो नेगेटिव है तीनों पॉइंट। एक पॉजिटिव ये मिल रहा है हमें कि अट्रैक्ट करे अटेंशन का, मतलब अटेंशन अट्रैक्ट करे कंज्यूमर का, टारगेट ऑडियंस का, पोटेंशियल कस्टमर का, या और क्या करे, वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी अराउज करे। किस तरीके से, क्यूरियोसिटी का मतलब है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, आप यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित तो नहीं बोलेंगे, जिज्ञासु हो जाए आपके एडवर्टीजमेंट के बारे में, और ज़्यादा वो सर्च करे, अपने कंपटीटर से आपकी एडवर्टीजमेंट का, आपके प्रोडक्ट का तुलना करे, फिर वो कंप्रीहेंड करके कोई किसी डिसीजन पे पहुंचता है। तो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिट अ कॉन्जीनियल मैसेज, यानी जो हम कंज्यूमर की नीड को समझते हुए उसके अनुरूप मैसेज देते हैं कि भाई वो आसानी से समझ जाए, तो यही तो एक गुड और इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा होना चाहिए गाइज, डी, ई और एफ। अब हम देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शन में डी और चारों ऑप्शन में डी और ई और एफ कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है गाइज, डी ई एफ, यानी अट्रैक्शन करना है कस्टमर का और उसके जिज्ञासा को और प्रोवोक करना है, और फिर ट्रांसमिट करना है बिल्कुल उसके अनुरूप, जिस तरीके से वो समझ सकता है ऑडियंस, उसी के अनुरूप मैसेज को बनाना है और ट्रांसमिट करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द फंक्शन। गाइज ये लिखा है बियॉन्ड द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स पर्सपेक्टिव। किसके एंगल से देखना है, किसके चश्मे से देखना है, एडवर्टाइजर के चश्मे से देखना है। तो अब ये देख रहे हैं कि भाई वो एडवर्टाइजिंग का मेन फंक्शन क्या हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, एक तो होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, एक होता है एडवर्टाइजर, ठीक है, और एक जो लास्ट हमारा टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें ये एडवर्टाइजर होता है, वो प्रोड्यूसर के बिहाफ में एडवर्टाइजिंग मैसेज को क्रिएट करता है। इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम हम मेनली लेते हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग कॉपी क्रिएट करती है या फिर मीडिया रिसर्च करती है इस प्रोड्यूसर के लिए, और प्रोड्यूसर इसको पैसा पे करता है। तो इस एडवर्टाइजर का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, क्या वो क्रिएट अ ब्रांड इमेज करेगा, बिल्कुल करेगा जी। क्या परसुएट करेगा पीपल को, हाँ कन्विंस करेगा कि आप प्रोडक्ट को खरीदिए। क्या वो सेलिंग द प्रोडक्ट, क्या वो खुद सेल करेगा, ना जी ना, वो तो नहीं करेगा। सेल कौन करेगा, ये प्रोड्यूसर करेगा। और प्रोड्यूसर किसके थ्रू करेगा, अपने चैनल के थ्रू, जैसे एजेंसी के थ्रू या होलसेल के थ्रू, और लास्ट में रिटेलर के थ्रू वो करेगा टारगेट ऑडियंस को सेल। तो जाहिर सी बात है ये नहीं है ना, इसका काम ये नहीं है। यानी बियॉन्ड द फंक्शन कौन सा है, सेलिंग द प्रोडक्ट। क्या वो प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड ब्रांड इन्फॉर्मेशन तो जाहिर सी बात है वो करेगा। कौन, एडवर्टाइजर तो करेगा। बिना इन्फॉर्मेशन को किए हुए, मतलब कन्वे किए हुए कैसे समझेंगे ऑडियंस, कैसे अवेयर होंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये 4 तो ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सेलिंग द प्रोडक्ट, ये काम नहीं है किसी भी एडवर्टाइजर का। वो तो बस सेल बढ़े इसके लिए वो प्रमोशन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं गाइज। क्लास कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग लाइक और शेयर भी करें, ताकि मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले समय में लाता रहूँ। लिखा है व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ डिसीजंस। गाइज ये एक डिसीजन नहीं, सीरीज ऑफ डिसीजन की बात कर रहा है, जो कि इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द मैसेज। जब हम मैसेज को डिलीवर कर रहे होते हैं तो कौन कौन से सीरीज ऑफ डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं, और वो मैसेज को डिलीवरी कहाँ की जाती है, टारगेट ऑडियंस के पास, पोटेंशियल कस्टमर के पास। तो वो उस सीरीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गाइज, हम देखेंगे। क्या वो मीडिया स्ट्रेटेजी कहते हैं, मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, या फिर मीडिया प्लानिंग, या फिर मीडिया ऑब्जेक्टिव।
अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई मीडिया प्लानिंग ही वो सीरीज ऑफ डिसीजंस जहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है ना, कहाँ मतलब वेयर, और कब करना है मतलब टाइम, ठीक है, और कैसे करना है, द वे इन विच यू विल हैव टू कन्वे द मैसेज। तो किस तरीके से आपको करना है, कि मीडिया प्लानिंग का ही पार्ट है। और मीडिया प्लानिंग बहुत ही बड़ा टर्म है गाइज, इसमें बहुत सारी सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप देखेंगे। आंसर इज 3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मीडिया प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच मार्केटियर्स या मार्केटर्स डिटरमाइन कि कब मतलब कहाँ, कब और कैसे एक एडवर्टीजमेंट को वो रन करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएँ आपके ऑडियंस इंगेजमेंट को, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो गाइस ये था आंसर इसका। फिर हम बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया है, एडवर्टाइजिंग सेंसिटिव इशूज, है ना। सेंसिटिव इशूज कौन से हो सकते हैं, जैसे एड्स हो सकते हैं, है ना। तो और इसमें एन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ऐसा भी कि भाई आप पोल्यूशन ना फैलाएं, पराली ना जलाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके के एडवर्टीजमेंट के अंदर वो फॉल होता है। क्या वो विजन कैंपेन होता है किसी कंपनी का, या कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी होती है, ना जी ना, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी तो जनरली नहीं होती। इंडस्ट्रियल प्रमोशन हो सकता है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर हो सकता है, क्योंकि एक हमारी जो जहाँ पे भी आप रह रहे हो एज ए कंपनी, एज ए प्रोड्यूसर, तो क्योंकि आप वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मानव को उस कंपनी ने तो नहीं बनाया ना। अब क्योंकि आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन रिसोर्सेज के लिए भी, जैसे आप कोक की फैक्ट्री आपकी है और पानी निकाल रहे हो, तो पानी तो आपने नहीं बनाया, और ना ही सिर्फ वो पानी आप ही के लिए है, क्योंकि आप दूसरे लोगों के जो अधिकार हैं उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, दूसरे लोगों का राइट्स जो है उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ करें सोसाइटी के लिए। इसी को बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि ये क्या है, यही मेनली काम करता है एड्स या फिर इन्वायरमेंटल इशू को बचाने के लिए, ऐसा एडवर्टीजमेंट या फिर ऐसा करता है। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि इसको हम पब्लिक सेक्टर एडवर्टीजमेंट का भी नाम देते हैं। पब्लिक सेक्टर एडवर्टीजमेंट मेनली जहाँ पे काम होता है कि वो लोगों के बेनिफिट के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है। आगे हम बढ़ रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है पफरी, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 85। हम देख रहे हैं कि मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन है। तो पफरी क्या होता है, स्यूडो इवेंट क्या होता है, नेम कॉलिंग और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं डी से। ग्रेप वाइन इज अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के इकट्ठा गुच्छे में, जो अंगूर का गुच्छा होता है उसके जैसा आप देख रहे हैं, तो ऐसे इस तरीके से आप किसी कंपनी में भी आपने देखा होगा कि कुछ एक ही भाषा बोलने वाले एम्प्लॉई हैं, या फिर बहुत दोस्ती हो गई उनकी, तो जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का को ही ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है गाइस। दूसरा नेम कॉलिंग एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा टेक्निक है जिसमें नाम लेके उसकी नेगेटिव पॉइंट को बोला जाता है। तो इससे जैसे मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो आप बोला जाएगा कि भाई बीजेपी ने, कांग्रेस ने मान लीजिए एलिगेशन लगाया राफेल डील में कि बीजेपी के रहते हुए घोटाला हुआ है, और बीजेपी के संबित पात्रा बोलते हैं कि अरे आप बोफोर्स को देखिए, आप रॉबर्ट वाड्रा को देखिए। तो नाम जब उन्होंने लिया, इसको बोलते हैं नेम कॉलिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं स्यूडो इवेंट क्या होता है। तो स्यूडो इवेंट को गाइज हम मीडिया इवेंट कहते हैं, और मीडिया इवेंट मेनली आपका जो टारगेट ऑडियंस है, सपोज करिए आप कंपनी हो, आप प्रोड्यूसर है, आप कॉर्पोरेट हैं,
तो आपकी कंपनी का इमेज पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने के लिए ये मीडिया इवेंट जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई अदर भी मीडिया इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो, इसको बोलते हैं सूडो इवेंट। फिर बात कर रहे हैं पफरी क्या होता है। कहिए पफरी एक एग्जैजरेटेड एडवर्टीजमेंट है जिसको मेनली पर्सनल सेलिंग में आपने यूज करते देखा है कि आप अगर मेरे सपोज करिए कोई सेलर है बोलता है कि आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो बहुत सारी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, हर मर्ज की एक दवा। आपने देखा होगा ट्रेन में बेचते समय या फिर रोड के किनारे बहुत एग्जैजरेट करके ओपिनियन मेनली होता है, इसमें वो फैक्ट कम होता है और ओपिनियन ज़्यादा होता है। वारंटी और गारंटी ये नहीं देते लेकिन एग्जैजरेट करके ज़रूर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का गाइज आंसर ये है। अब मैंने लेबलिंग भी बोलते हैं नेम कॉलिंग को, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, जो कि यूज किया जाता है प्रोपेगेंडा के लिए खासकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे। और फिर बात करें पफरी के बारे में भी लिख दिया है मैंने, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे। फिर हम देख रहे हैं मीडिया इवेंट्स का क्या मतलब है। मीडिया इवेंट्स में जैसे एनिवर्सरी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या फिर एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसमें भी बुला लिया जा सकता है मीडिया को और उसके थ्रू पब्लिक से रिलेट किया जा सकता है। फिर गाइज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग प्रमोशनल टूल इन यूनिफाइड वे, है ना, एक तरीके से एक ही वे में, एक सिमिलर वे में, सो दैट कम्युनिकेशन सिनर्जी इज अचीव्ड। सिनर्जी की भी बात कर रहा है। सिनर्जी का मतलब भी कम्बिनेशन ऑफ क्यूमुलेटिव वे में इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो गाइज आप लोग थोड़ा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में नेट पे सर्च करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसका आंसर यही है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मैं बता देता हूँ ये मेनली क्या होता है। जैसे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो रेडियो पे, हाँ जी गाइज, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो न्यूज़पेपर पे, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो टेलीविज़न पे, और आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी अदर आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जैसे आप होर्डिंग, बैनर, बिलबोर्ड्स वगैरह लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सेम हर एक प्लेटफॉर्म पे सिमिलर मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफाइड मैसेज होना चाहिए, ताकि जहाँ पे भी ऑडियंस देखे, मान लीजिए कोई ऑडियंस रेडियो पे भी दिख रहा है, बिलबोर्ड भी दिख रहा है, अरे हाँ रेडियो पे मुझे ऐसा ही सुनने को मिला था और यही सेम चीज़ें यहाँ बिलबोर्ड पे भी लिखा है, बैनर पे भी लिखा है, ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट में भी लिखा है, न्यूज़पेपर, है ना, या फिर टेलीविज़न में सेम मैसेज कॉपी दिखाए जा सकते हैं। हाँ, हालांकि इनका फॉर्मेट अलग होता है, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों शामिल रहते हैं, इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर में प्रिंटेड विजुअल शामिल होता है, लेकिन मैसेज सेम रहेगा, थीम सेम रहेगा। तो इससे एक सिनर्जेटिक वे में यूनिफाइड कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इससे बार बार एक ही मैसेज, सिमिलर मैसेज देखेगा ऑडियंस, तो उसके अंदर एक फेवरेबल ओपिनियन आसानी से जनरेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर गाइस, आंसर नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। एक जो ये है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है और इस पर बहुत ज़्यादा आजकल रिलाई कर रही है कंपनियां। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है गाइज। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए इस क्वेश्चन को देखें। लिखा है अरेंजिंग द पब्लिक अपीयरेंस ऑफ मार्केटिंग स्पोक्स पर्सन। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आपको। पहले पढ़ लें अच्छे तरीके से, अरेंजिंग फॉर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ मार्केटिंग स्पोक्स पर्सन, और फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। तो गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके, आपको और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और शेयर करते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।